Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily The Hindu and Indian Express news and editorial analysis. तो गाइस देखेंगे आज के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को कंप्लीट न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग इस चैनल तक पहुँच सकते हो और जाकर ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है कोलंबिया को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना, काफ़ी चर्चा में है। फिर उसके बाद में आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था, यानी कि अब की बार के प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन आया था। यहाँ पे चर्चा की जा रही है गुच्ची के बारे में। तो गुच्ची यहाँ पर कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है। गुच्ची के रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट, इट इज़ अ फंगस। दूसरा स्टेटमेंट, इसको ग्रो किया जाता है कुछ हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर में। तीसरा स्टेटमेंट, इसको कमर्शियली कल्टीवेट किया जाता है हिमालयन फुट हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर में। अब नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। अब ऑप्शन ए बोलता है 1 ओनली, ऑप्शन बी 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 2 या फिर ऑप्शन डी 2 एंड 3। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसको जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है पीडीएफ के अंदर, वहाँ से भी आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर भी आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 के ऊपर मेंशन्ड है। यहाँ पे 2-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको तो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले करंट इशू को समझ लेते हैं। अभी हमने रिसेंटली डिस्कशन किया था कि G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में बातचीत हो रही है। तो इंडोनेशिया के बाली के अंदर ये बातचीत हुई, जहाँ पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब थे, साथ ही साथ में यहाँ पर चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी थे। दोनों के बीच में यहाँ पर काफ़ी सारा डिस्कशन होता है। अब डिस्कशन के दौरान काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जिसको ठीक करने के बारे में चर्चा की जा रही है, और कुछ और भी इश्यूज़ है जो कि रिसेंटली निकल कर आए हैं, उसको भी रिजॉल्व करने के बारे में चर्चा की गई है। वो हैं क्या क्या, आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो ये चीज़ तो मैंने आप लोगों को बता दी कि हाँ ये मीटिंग कल के दिन हुई है, यानी कि थर्सडे में हुई है, जहाँ पे बातचीत हुई दोनों के बीच में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब आप लोग देखोगे तो अभी यहाँ पे चाइना थोड़ा सा नाराज़ है। किस चीज़ को लेकर, क्योंकि रिसेंटली हमारे पीएम मोदी ने क्या किया, दलाई लामा जी को उनके बर्थडे के ऊपर विश किया। क्योंकि अभी आपको पता होगा दलाई लामा जी का 87th बर्थ एनिवर्सरी था, जहाँ पे हमारे पीएम मोदी जी ने उनको विश किया, जिसकी वजह से चाइना नाराज़ हुआ। वो क्यों नाराज़ हुआ आगे थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद में क्या होता है, चाइनीज़ कंपनी जो वीवो है इंडिया के अंदर में, इसके ऑफिस के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अभी यहाँ पर सर्चिंग वगैरह करी है, इसकी वजह से भी यहाँ पर चाइना नाराज़ है। तो इन दोनों इश्यूज़ को लेकर भी बातचीत हुई है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। साथ ही साथ में जो मेजर पॉइंट ऑफ फोकस रहा है जिसके ऊपर डिस्कशन किया गया वो है एलएसी वाला रीजन, दैट इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वो एक ऐसा एरिया जहाँ पे पिछले लंबे समय से दोनों कंट्रीज़ के बीच में विवाद चल रहे हैं और हम लोग इसको बहुत लंबे समय से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो खासकर फोकस ये किया गया कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर डिसएंगेजमेंट किया जा सके, क्योंकि अभी भी आप देखोगे तो वहाँ पर चाइनीज़ आर्मी और इंडियन आर्मी दोनों प्रेजेंट हैं। दोनों पीछे पीछे हट जाएं ताकि वहाँ पे एक शांति को बनाया जा सके, क्योंकि चाइनीज़ की हरकतें कुछ इस प्रकार से हैं कि वो टेरिटरी के अंदर, खासकर इंडियन टेरिटरी के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, जो कि पहले भी हुआ था, जिसकी वजह से डिस्प्यूट बढ़े थे। वही सिमिलर कंडीशन आप लोग अभी देख पाओगे लगातार जारी है। तो उसी कंडीशन को रिजॉल्व करने के बारे में चर्चा की गई है। साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं, जिस स्टेटमेंट के अंदर बताया गया कि दोनों मिनिस्टर्स मान चुके हैं कि बिल्कुल दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक मिलिट्री और डिप्लोमेटिक मीटिंग्स को यहाँ पे होल्ड करेंगे। ये मीटिंग्स करी जाएंगी, प्लस यहाँ पे अगला 16th राउंड ऑफ सीनियर कमांडर्स की बातचीत भी होगी, यानी कि इंडिया के कमांडर होंगे,
और चाइनीज़ कमांडर होंगे, दोनों के बीच में बातचीत की जाएगी, खासकर चुजुल मोल्दो बॉर्डर पॉइंट को लेकर, ताकि यहाँ पे जो डिस्प्यूट्स बने हुए हैं उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जा सके। बॉर्डर के ऊपर लंबे समय से डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, आपको पता है, और आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बॉर्डर्स की लोकेशंस हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है, क्योंकि ये जो लोकेशंस हैं ये आप कह सकते हो लगातार चर्चा में, मेरे हिसाब से हर दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यूज़ की वजह से वो चर्चा में आ ही रही हैं। चलो मैं आप लोग को थोड़ा सा उन लोकेशंस पर लेकर चलता हूँ। सबसे पहला ये वाला पिक्चर, ये मैंने आपको हमेशा ही दिखाया है जब भी इंडिया चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में चर्चा की है, क्योंकि आपको ऊपर ऊपर से अच्छे से समझा देगा, क्योंकि बहुत सारे जो नए लोग हैं, नए लोग हमारे साथ में करंट अफेयर को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, उनको और बेसिक से यहाँ पे जानना होता है, तो उनको इसमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। जैसा आप लोग देखोगे तो ये जो रीजन है ये वेस्टर्न सेक्टर वाला है, और ये सेंट्रल सेक्टर वाला है, और ये है ईस्टर्न सेक्टर वाला। ये तीनों ही पोर्शंस ऐसे हैं जहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में लगातार डिस्प्यूट्स बने रहते हैं। यानी कि ये जो पोर्शंस है, जैसे अरुणाचल प्रदेश के ऊपर बॉर्डर को लेकर विवाद रहता है, यहाँ पर ये बॉर्डर को लेकर कुछ इश्यूज़ रहते हैं, उसके बाद में यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा इश्यूज़ रहते ही रहते हैं। ऊपर वाला हिस्सा जो कि अक्साई चीन वाला है, अक्साई चीन वाला हिस्सा आपको पता ही है, जो कि चाइना ने अभी के टाइम पर कब्जा रखा है। और इसी को लाइन को, यहाँ पे जो ये लाइन बनी हुई है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं LAC, दैट इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इसी पर्टिकुलर एरिया पर आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ही गलवान वैली देखने को मिलेगा, हॉट स्प्रिंग देखने को मिलेगा। ये कुछ रीजन्स है ना, ये लगातार चर्चा में बने रहे हैं, क्योंकि गलवान वैली के अंदर साल 2020 के अंदर एक क्लैश हुआ था, आपको पता होगा। उसके बाद आगे की कहानी आती है। यहाँ पे आप देख पाओगे पेंगोंग सो लेक भी आपको इसी वाले रीजन के अंदर देखने को मिल जाती है। ये मैंने आपको बता ही दिया है, ये LAC वाला रीजन है, दैट इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला। और LAC और LOC दोनों में डिफरेंस है। LAC यहाँ पर इधर चाइना की साइड वाला है, और LOC जो है लाइन ऑफ कंट्रोल वाला, वो आपको इधर ये देखने को मिलेगा। LOC के पीछे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, और LAC के पीछे आपको यहाँ पर अक्साई चीन वाला हिस्सा देखने को मिलेगा, जिसको चाइना ने कब्जा रखा है। हालांकि ये सारी की सारी टेरिटरी है इंडिया की ही, ठीक है ना। आगे आते हैं, ये हमने डिस्कशन कर लिया, ये जो कुछ इशू पॉइंट्स है ये हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद अभी आपको नहीं देखा होगा, जब मैंने आर्टिकल आपके साथ में डिस्कस किया था, तो चुजूल को लेकर चर्चा करने वाले हैं। चुजूल पर यहाँ पर जो बॉर्डर है वहाँ पे बातचीत करी जाएगी। हमारे कंट्री के कमांडर होंगे और चाइना के कमांडर होंगे, उनके बीच में चुजूल वाला हिस्सा आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग लोकेशन देख सकते हो। ये सारी की सारी लोकेशंस ये आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ही स्थित देखने को मिल जाती हैं, ठीक है ना। चलो आगे आते हैं, आपने लोकेशंस को कवर कर लिया। अब एक चीज़ और निकल कर आती है, वो आता है यहाँ पर दलाई लामा। ये जो वर्ड है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। UPSC ने पहले भी क्वेश्चन पूछा है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि लगातार यहाँ पर ये वर्ड चर्चा में है। तो थोड़ा सा दलाई लामा जी के बारे में जानते हैं, और मैं आपको कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली चीज़ आप लोग को यहाँ पर ध्यान में ये रखना है, दलाई लामा, अगर ये वर्ड जैसे ही बोला जाता है तो आप लोग समझ गए होंगे कि हाँ दलाई लामा है एक, और अभी करंट टाइम पे 14th दलाई लामा है वो। तो क्या एग्जैक्टली दलाई लामा उनका नाम है? नहीं, देखो दलाई लामा नाम नहीं है, आप कह सकते हो दलाई लामा एक पोस्ट जैसे होती है, वैसे यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलेगा। जैसे हमारे प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, अब जब प्रेसिडेंट हो गए तो पोस्ट जो है वो प्रेसिडेंट है, बाकी रामनाथ कोविंद जी यहाँ पे वो प्रेसिडेंट पर्सन देखने को मिलेंगे। तो दलाई लामा भी बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो, जैसे कि प्रेसिडेंट वर्ड है ना, जैसे पोस्टिंग है, वैसे आपको यहाँ पे दलाई लामा देखने को मिलेंगे। तो दलाई लामा यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक पोस्टिंग है, और करेंट टाइम पे आप कह सकते हो जो दलाई लामा है वो बेसिकली 14वें दलाई लामा है, जिनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो, ठीक है ना। तो करेंट टाइम पर 14वें दलाई लामा है, जिनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो। अब ये काफ़ी हद तक चर्चा में रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। देखो जो दलाई लामा है ना, वो तिब्बतन बुद्धिज़्म के गेलुक्पा ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? तिब्बतन बुद्धिज़्म के गेलुक्पा ट्रेडिशन से। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है, जो कि अपने आप में सबसे बड़ा इन्फ्लुएंशियल ट्रेडिशन रहा है तिब्बत के अंदर में। लेकिन होता क्या है, चाइना तिब्बत की वॉर हो जाती है, चाइना तिब्बत की लड़ाई होती है, जहाँ पर चाइना जो है वो इस तिब्बत वाले पोर्शन को आप कह सकते हो कब्ज़ा लेता है। तब से ही जो तिब्बत है वो चाइना के अंडर में है, और उसी टाइम पर सिनेरियो थोड़ा सा बेकार हो जाता है। देखो होता क्या है ना, 1959 के आसपास की बात है। जो लोग होते हैं, लोग यहाँ पे तिब्बत के लोग जो होते हैं वो प्लान करते हैं कि देखो यहाँ पर चाइना का कंट्रोल हो रहा है, तो तिब्बतन यहाँ पर ये सोचते हैं कि अब हम लोग को चाइनीज़ रूल एंड करना होगा, चाइना से लड़ा जाए।
लेकिन होता क्या है कि जो चाइना की पीपल रिपब्लिक जो आर्मी है, ये लोग एक तरीके से लोगों को मारना स्टार्ट करते हैं। हज़ारों लोगों को, हज़ारों तिब्बतन्स को मार दिया जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे आप देख पाओगे जो चाइना है वो तिब्बत को फिर कब्ज़ा भी लेता है, पूरी तरह से कंट्रोल में ले लेता है। तो उस समय पर डिस्प्यूट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो दलाई लामा हैं वो यहाँ पे इंडिया आ जाते हैं, ठीक है ना। जब डिस्प्यूट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लगातार यहाँ पर चाइना कब्जा रहा होता है तिब्बत को, तो दलाई लामा वहाँ से निकलते हैं और इंडिया आ जाते हैं अपने काफ़ी सारे फॉलोअर्स के साथ में। तो 1959 के आसपास आप कह सकते हो कि दलाई लामा इंडिया आए। अब इंडिया आए तो हमारे उस समय पर जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने यहाँ पर दलाई लामा को परमिशन भी दी कि वो अपनी तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल, यानी कि आप कह सकते हो अपनी मतलब देश से निकाल कर आ चुके हैं, कोई बात नहीं, फिर भी अपनी यहाँ पे सरकार को बना सकते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर धर्मशाला में। तब से आप देख पाओगे धर्मशाला के अंदर दलाई लामा देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अब दलाई लामा को लेकर इतनी बात तो आपको ध्यान में रखनी है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो ये है दलाई लामा को चूज़ करने का प्रोसेस अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। ये 14वें दलाई लामा हैं। अब अगले जो दलाई लामा बनेंगे उनको चूज़ करने का जो प्रोसेस है वो इंटरेस्टिंग सा है, वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो प्रोसेस है वो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ री इनकारनेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि आप कह सकते हो यही बताएंगे कि आने वाला दलाई लामा कौन बनेगा, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो फ्यूचर में आने वाला दलाई लामा कौन बनेगा, तो ये बेसिकली यहाँ पर खुद बताते हैं। जैसे कि अभी करेंट टाइम पे जो दलाई लामा है, इनसे पहले वाले जो दलाई लामा रहे होंगे उन्होंने यहाँ पर बताया होगा एंड टाइम पर कि हाँ मेरे बाद ये दलाई लामा बनेंगे, ये यहाँ पे जन्म लेंगे, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो दोबारा से जन्म लेना, तो इस प्रकार की चीज़ें जो री इनकारनेशन के अंदर कहलाती है वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। तो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो बड़े लेवल के लामाज होते हैं, हाई लामाज हो गए, गेलुक्पा ट्रेडिशन के, ये इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तिब्बत सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अगले दलाई लामा को ढूंढें। अब अगले दलाई लामा को कैसे ढूंढा जाएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। अभी करेंट टाइम पर तेंजिन ग्यात्सो ये 14वें दलाई लामा हैं। ये बता देंगे कि हाँ उस प्लेस पर वो यहाँ पे जो व्यक्ति जन्म लेगा वो दलाई लामा बनेगा, तो ये खुद यहाँ पे बता देंगे। तो क्या होगा, जब उन्होंने बता दिया तो उसके बाद जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पे सारे हाई लामा और साथ ही साथ तिब्बतन सरकार की रहती है कि वो जाकर उनको एक तरीके से जो नेक्स्ट दलाई लामा है उनको फाइंड आउट करें, उनको लेकर आएँ, ठीक है ना। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर इन लोगों के पास में आ जाती है। और अगर ये लोग एक बार आइडेंटिफाई कर लें हाँ कि बिल्कुल यही हैं, इन्हीं को बोला गया था ये यहाँ पर नेक्स्ट दलाई लामा बनेंगे, तो उनको उनकी फैमिली को लहासा नई धर्मशाला लेकर आया जाता है। वहाँ पे बच्चे को जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स वगैरह हैं वो भी पढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर बच्चे को प्रिपेयर किया जाता है स्पिरिचुअल लीडरशिप के तौर पर, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें टाइम नहीं लगता, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी साल लग सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें जो करेंट टाइम पर दलाई लामा है तेंजू ग्यात्सो जी, तो इनको फाइंड करने में लगभग आप कह सकते हो 4 साल लग गए थे। तो इस प्रकार से इसमें टाइम भी लगता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट था, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे कि इनका बर्थ एनिवर्सरी थी, 87th बर्थडे था, तो हमारे पीएम ने विश कर दिया तो चाइना नाराज़ क्यों हुआ। देखो चाइना इसलिए नाराज़ हुआ, चाइना हमेशा से नाराज़ होता हुआ आया है। चाइना को लगता है कि यहाँ पर देखो दलाई लामा एक तरीके से लड़े किस चीज़ को लेकर, तिब्बत को वो अलग होना ही देना नहीं चाहते थे चाइना से, है ना। अभी तिब्बत की उनकी मांग भी है तिब्बत चाइना से अलग किया जाए, और आप कह सकते हो इसी चक्कर में चाइना नाराज़ में रहता है। और इंडिया मतलब आप कह सकते हो कि इंडिया ने विश किया इनको, तो चाइना को लगता है कि इंडिया जो है तिब्बत को सपोर्ट करता है, चाइना से तिब्बत को अलग करना चाहता है। तिब्बत वाला रीजन जो कि चाइना ने कब्ज़ा रखा है, ये आपको पता ही है, इंडिया से जस्ट ऊपर तिब्बत हुआ करता था, बेसिकली तिब्बत ही है वो, बट यहाँ पे क्या होता है चाइना उसको कब्ज़ा लेता है उस वॉर के तहत, और उसी वॉर के टाइम पर मतलब उस कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर जो दलाई लामा है वो इंडिया आ जाते हैं। आई होप आप लोग को यहाँ पर इसके रिगार्डिंग भी क्लैरिटी मिल चुकी है। आते हैं अगले आर्टिकल पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे जो लाइक का बटन है यार उसको दबा देना, और साथ ही साथ एक सपोर्ट दिखा देना, और जाकर आप लोग इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी यह है दीपक यादव एजुकेशन। यहाँ पर अगर आप लोग चाहते हो पर्सनली कनेक्ट होना तो कनेक्ट कर सकते हो जाकर इंस्टाग्राम पर। तो करना क्या है, इंस्टाग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिल जाएगा। चलो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ।
अगले पेज पर एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। देखो, आपको पढ़ना कैसे होता है न्यूज़पेपर, जैसे आप लोग अभी कवर कर रहे हो। आपने करंट इशू पढ़ा, करंट को स्टैटिक से उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन से रिलेट करना होता है, वैसे ही इस आर्टिकल के अंदर देखने को मिलेगा। आज का जो सेशन है वो वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारे एडिटोरियल्स हम डिस्कस करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों के ही, ठीक है ना। चलो, फिलहाल यहाँ पे चर्चा ये की जा रही है कि हमारी केंद्र सरकार ड्रैगन फ्रूट के कल्टीवेशन को प्रमोट करेगी। ड्रैगन फ्रूट को एक तरीके से आगे और बढ़ावा दिया जाएगा। ड्रैगन फ्रूट होता क्या है, अभी थोड़ी देर में हम लोग इसको समझेंगे। तो अभी गुजरात और हरियाणा की सरकार ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं। हमारी सेंटर ने डिसाइड किया है कि ड्रैगन फ्रूट के कल्टीवेशन को और ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। ड्रैगन फ्रूट को हम लोग सुपर फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। सुपर फ्रूट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस फ्रूट के, इस फल के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, लोगों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होता है। अभी करेंट टाइम पर इसका जो कल्टीवेशन है वो 3000 हेक्टेयर्स के बीच में होता है, लेकिन प्लानिंग यह है हमारी कि हम लोग इस कल्टीवेशन को 3000 से 5000 हेक्टेयर्स के बीच में यहाँ पर करें आने वाले 5 सालों के अंदर। और गुजरात सरकार इसको लेकर पहले से स्टेप उठा चुकी है। गुजरात सरकार ने रिसेंटली इस ड्रैगन फ्रूट का जो नाम है वो कमलम रख दिया था, यानी कि लोटस के ऊपर यहाँ पर नाम रखा गया था। इस वजह से ड्रैगन फ्रूट पिछले टाइम पर भी चर्चा में था। बोला यह जाता है कि ड्रैगन फ्रूट जो पेशेंट्स होते हैं, खासकर शुगर वाले डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं, उनके लिए काफ़ी बेहतर होता है, क्योंकि कैलोरीज इसके अंदर बहुत कम होती हैं, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक जैसे यहाँ पर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो इसके लिए ये काफ़ी हद तक अच्छा माना जाता है। नाउ अब हम लोग कवर करते हैं इसके बैकग्राउंड को। आखिरकार क्या है इसका बैकग्राउंड? ये तो हमने करंट इशू को पढ़ लिया, इसको आपको स्टैटिक से रिलेट करना होगा। सबसे पहली चीज़, ड्रैगन फ्रूट का साइंटिफिक नेम क्या है? इंपॉर्टेंट है ये भी। साइंटिफिक नेम है हाइलोसेरियस ओंडेटस। तो ये आप कह सकते हो अमेरिकन एक आपको स्पीशी देखने को मिलेगी जो कि कैक्टी फैमिली से बिलोंग करता है। इसको हम लोग पिताया या पितहया के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में इंडिया के अंदर इसको हम लोग कमलम के नाम से भी जानते हैं। क्लाइमेट कंडीशंस की बात करें, यानी कि ये ड्रैगन फ्रूट कैसे क्लाइमेट कंडीशन में ग्रो करता है, तो देखो यहाँ पे बोला गया कि ये वैरी करता है अलग अलग एरिया में, और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि इंडिया के अंदर इसको ग्रो किया जाए, क्योंकि इंडिया के अंदर ज़्यादातर आपको सेमी एरिड और एरिड जो रीजन्स देखने को मिलते हैं, यानी कि जहाँ पे बारिश वगैरह कम है, नमी कम है, सूखा एरिया थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, बट यहाँ पे ग्रो होता है। उसके बाद में यहाँ पे बताया गया ये ज़्यादातर प्रेफर करता है एसिडिक सॉइल को, जिसके अंदर एसिडिक आपको एसिड्स देखने को मिलते हैं, प्लस यहाँ पे कुछ सॉल्ट देखने को मिलता है, तो उस प्रकार की सॉइल को ज़्यादा प्रेफर करता है, वहाँ पे ड्रैगन फ्रूट को ज़्यादा ग्रो किया जाता है। आगे आते हैं। अब इंडिया के अंदर अगर हम लोग बात करें, जो ड्रैगन फ्रूट है वो बेसिकली मानसून सीज़न के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलेगा। जून से लेकर नवंबर के बीच में इसकी फ्लावरिंग, यानी कि इसमें फ्लावर भी निकलता है और फ्रूट भी निकलता है, तो जून टू नवंबर के बीच में यहाँ पर इसका ज़्यादा अच्छे तरीके से कल्टीवेशन किया जाता है। बाकी फीचर्स के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो इसका जो फ्लावर है वो है हर्माफोरोडाइट्स। तो बेसिकली यहाँ पर बोला गया कि मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों ही एक फ्लावर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये एक ऐसा फ्लावर है जहाँ पे मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों एक फूल के अंदर पाए जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बोला गया ये जो प्लांट है बहुत लंबे समय से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, बहुत टाइम हो चुका है, 20 ईयर्स हो चुके हैं यहाँ पर इसको ग्रो करते करते, और इसकी जो न्यूट्रास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर आप कह सकते हो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी पेशेंट्स के लिए बहुत कारीगर है, दवाई का ये काम करता है, तो उस प्रॉपर्टीज़ की वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसके अंदर वाइटामिन्स एंड मिनरल्स जो है भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इंडिया के अंदर पॉपुलैरिटी के अगर बारे में चर्चा करें तो ये जो ड्रैगन फ्रूट है इसको सबसे पहली बार इंडिया में लाया गया था 1990s के अंदर में, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो इसको मेंटेन करना बहुत आसान है, मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, उसका प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा निकल कर आएगा। इसकी वजह से ये फार्मर्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता हुआ नजर आया। फार्मर जो है इसको ज़्यादा ग्रो करना स्टार्ट किया इंडिया के अंदर में। दैट इज़ वाई हम लोग देख पाते हैं कि सबसे पहली बार जो ड्रैगन फ्रूट का कल्टीवेशन है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात, अंडमान निकोबार आइलैंड, प्लस और भी बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। इन पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा इसकी ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर हम लोग अपने देश की बात करें तो हमारी कंट्री आप कह सकते हो हर साल लगभग 12,000 के आसपास इस ड्रैगन फ्रूट का प्रोडक्शन करती है। अब
क्या इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं बस? नहीं, देखो यहाँ पे कुछ इश्यूज़ भी हैं इसके कल्टीवेशन से संबंधित। इश्यूज़ क्या है? सबसे पहला इशू यह है कि इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। देखो यहाँ पर आप कह सकते हो थोड़ा सा ज़्यादा इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है, क्योंकि एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, फार्मर्स को थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होता है। लगभग 3.5 लाख पर एकड़ इन इंफ्रास्ट्रक्चर आप कह सकते हो ये खर्चना पड़ता है, क्योंकि ये जो पेड़ है ये ऊपर चढ़ता हुआ चले जाता है, इस वजह से उस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ता है। बाकी ड्रिप इरिगेशन भी यहाँ पर एक तरीके से किया जाता है, यानी कि जो सिंचाई होती है वो ड्रिप के माध्यम से की जाती है। अब जो ड्रिप इरिगेशन है उसमें भी आप कह सकते हो इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कि शुरुआती तौर पर पैसा लगता है। बाकी मेंटेनेंस के लिए इतना पैसा नहीं लगता है, लेकिन शुरुआती तौर पर इसका कल्टीवेशन, इसका यहाँ पे मेंटेनेंस, शुरुआती वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगता है। ये एक इशू है। दूसरा इशू यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? दूसरा इशू यहाँ पे होता है गर्मी। अब मैंने जैसे बताया कि सेमी एरिड और एरिड रीजन में हम लोग इसको ग्रो कर रहे हैं। ज़्यादा गर्मी होती है तो यहाँ पे ये प्लांट बेकार हो जाएगा, तो इसके लिए इसके आसपास हम लोग कुछ बड़े प्लांट्स लगा रहे हैं ताकि इसके ऊपर छाँव बनी रहे, जैसे मोरिंगा है ना, उसके बाद मेलिया डूबिया, ये सारे प्लांट्स वगैरह लगाए जाते हैं। या फिर आर्टिफिशियल शेड वाले जो नेट्स होते हैं वो यहाँ पे लगाए जाते हैं जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो इसमें भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लग जाता है। यहाँ पर भी आप कह सकते हो कुछ इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। तो ये ड्रैगन फ्रूट को लेकर चर्चा हो गई। बाकी सरकारी कोई इनिशिएटिव है ड्रैगन फ्रूट को लेकर? तो बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने कुछ इनिशिएटिव्स उठाए हैं इस ड्रैगन फ्रूट को प्रमोट करने के लिए, और स्टेट ने यहाँ पर इसकी प्लांटेशन वगैरह को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया है। तो आप लोग इसके बारे में भी ध्यान में रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया पूरा का पूरा आर्टिकल 360 डिग्री के अंदर कवर, यानी इस आर्टिकल का करंट इशू समझ लिया, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कवर कर ली है। ड्रैगन फ्रूट से संबंधित कुछ भी आता है प्रीलिम्स के अंदर तो आप बहुत आराम से इसका साइंटिफिक नेम या कहाँ कहाँ पर ग्रो किया जा रहा है कुछ भी आता है तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। नाउ आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। देन उसके बाद आता है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। चर्चा की गई है कि हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इनकी साइड से एक स्टेटमेंट दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं एक नया एरा चल रहा है, एक नई सुबह सी हो चुकी है जब से यहाँ पे आर्टिकल 370 को अब्रोगेट किया है। तो आर्टिकल 370 को अब्रोगेट किया गया था 5 अगस्त 2019 में, ये आपको पता ही है। उसके बाद से जम्मू एंड कश्मीर अलग होकर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ बन गए, ये बात की गई। तो उसके बाद से हम लोग देख पा रहे हैं कि लगातार काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर काम किया गया। साथ ही साथ में इस आर्टिकल के अंदर ये पैरा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अमित शाह जी ने क्या किया है, वर्चुअली यहाँ पर जो स्टैचू है किस चीज़ का, श्री रामानुजाचार्य जी का, तो जो रामानुजाचार्य जी हैं इनके स्टैचू को अनवील किया है, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हो जो स्टैचू है ये बेसिकली सन टेम्पल पर लगाया गया है, इसका उद्घाटन हो चुका है और इसको नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ पीस। अब आपको एक बात और याद आ रही होगी, ये सी आर्टिकल के बेसिस पर साल 2022 यानी अब की बार के प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्यों पूछा गया था? क्योंकि हमारे पीएम मोदी ने फरवरी के मंथ में जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है उसको यहाँ पे आप कह सकते हो अनवील किया था, उसका उद्घाटन किया था। और वो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी वो भी यहाँ पर रामानुजाचार्य जी का ही है, ठीक है ना। तो ये जो स्टैचू ऑफ पीस है जो कि अभी जम्मू एंड कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया, इसका वेट लगभग आप कह सकते हो 600 kgs के आसपास देखने को मिलेगा। 4 फीट का ऊंचा ये स्टैचू देखने को मिल जाता है। आगे आते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे होम मिनिस्टर मेंशन ये करते हैं कि देखो कि ये जो यूनियन टेरिटरी है करेंट टाइम पे ऑब्वियसली बात है यूनियन टेरिटरी बन चुकी है जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ पर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा साहब। इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को मेंटेन किया है ये बोलते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को भी यहाँ पर थोड़ा सा आप कह सकते हो तारीफ़ करते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस खाली इम्पॉर्टेंट था ये छोटा सा पैरा जहाँ पे आपको श्री रामानुजाचार्य जी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि अभी एक स्टैचू का यहाँ पे उद्घाटन किया गया। तो इनके बारे में चलो एक एक करके हम लोग चीज़ों को कवर करते हैं। देखो पिछले महीने कह रहा हूँ, अभी कुछ महीने पहले फरवरी के मंथ में ये चर्चा में था जब हमारे पीएम मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को, जो भी अगेन स्टैचू ऑफ रामानुजाचार्य जी का ही था, इस स्टैचू का उद्घाटन किया था, तब भी ये चर्चा में था। ये जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है कहाँ पर है? हैदराबाद तेलंगाना के अंदर आपको ये देखने को मिल जाता है। बाकी अभी हम लोग बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, रामानुजाचार्य जी के बारे में। ये कौन थे? देखो इनका जन्म होता है 1017 के अंदर, कहाँ पर? तमिलनाडु के श्री पेरुमुंदुर के अंदर। अब जो रामानुजाचार्य जी हैं इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो जब इनका जन्म होता है तो इनका नाम जो है वो लक्ष्मण हुआ करता था।
देन उसके बाद में मेंशन किया जाता है कि इन्होंने इंडिया भर में अलग अलग जगह पर ट्रैवल किया। इक्वालिटी और सोशल जस्टिस के अंदर काफ़ी बिलीव करते थे। इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस को लेकर सभी लोगों को चीज़ें सिखाया करते थे। भक्ति मूवमेंट को रिवाइव करने वाले एक व्यक्ति थे। भक्ति मूवमेंट जब वापस से जीवित हुआ तो उसके पीछे यहाँ पर इनका एक बहुत बड़ा हाथ था। उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया जाता है एक फेमस चीफ प्रोपोनेंट भी थे यहाँ पर विशिष्ट अद्वैता स्कूल ऑफ वेदांता के। प्लस यहाँ पे इन्होंने आप कह सकते हो कि लगभग 9 स्क्रिप्चर्स को लिखा जो कि नवरत्नास के नाम से जाना गया। फिर उसके बाद में रामानुजा जी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटिंग है आप कह सकते हो वो है वेदांता सूत्रा के ऊपर यहाँ पर कमेंट्री। इन्होंने काफ़ी सारी कमेंट्री कर रखी है और उसके अलग अलग नाम है जैसे कि श्री भाष्या और ट्रू कमेंट्री। इनकी कुछ कमेंट्रीज़ है भगवद गीता के ऊपर कमेंट्रीज़ यहाँ पे दे रखी हैं जिसको नाम दिया गया गीता भाष्या, कमेंट्री ऑन द गीता। ठीक है, तो कुछ कमेंट्रीज़ यहाँ पर की गई हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज़ यहाँ पर मानी जाती हैं। देन उसके बाद में इनका फोकस हमेशा से यही रहा है नेचर के लिए कि नेचर के साथ में रहो। ठीक है, नेचर को एक्सप्लॉइट मत करो, ये इनका यहाँ पे हमेशा से फोकस ही रहा है। प्लस पीस को मेंटेन करने के लिए, शांति को मेंटेन करने के लिए, इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, सोशल जस्टिस को मेंटेन करने के लिए बहुत कुछ किया है। इसी वजह से ये जो अलग अलग जगह पर स्टैचूज़ यहाँ पे अनवील करे गए हैं, तो एक स्टैचू का नाम स्टैचू ऑफ इक्वालिटी रखा गया, दूसरी जगह पर स्टैचू का नाम स्टैचू ऑफ पीस रखा गया। ठीक है ना, ये कुछ यहाँ पर बेसिक्स ऑफ फैक्चुअल डेटा था जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिलेबस के अंदर जीएस पेपर 1 के अंदर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का टॉपिक आता है, वहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। जो अभी स्टार्टिंग में दलाई लामा वाला आर्टिकल पढ़ा था वो भी आप लोग जीएस पेपर 1 से भी रिलेट कर सकते हो। ओके ना, आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पे चर्चा की जाती है छत्तीसगढ़ को हमारी केंद्र सरकार ने अप्रूवल दे दिया है कि छत्तीसगढ़ लगभग 300 मिलियन के आसपास, जो 300 मिलियन डॉलर्स हैं, ये बोरो कर सकता है वर्ल्ड बैंक से। तो 5 साल के अंदर अंदर ये छत्तीसगढ़ 300 मिलियन डॉलर्स जो है ये वर्ल्ड बैंक से बोरो करेगा और इसको चुकाने के लिए छत्तीसगढ़ को 20 साल मिलेंगे। आराम से यहाँ पर ये पैसा चुका सकता है। अब ये पैसा कहाँ पे खर्चा जाएगा, तो ये पैसा खर्च जाएगा स्कूलिंग के ऊपर। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने आप कह सकते हो यहाँ पर एक अप्रूवल जो है वो रिसीव कर लिया है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है हमारी केंद्र सरकार का अप्रूवल चाहिए था, तो केंद्र सरकार ने भी यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है कि ठीक है आप लोग यहाँ पर ये पैसा उठा सकते हो 5 साल के लिए। यहाँ पर 5 साल के अंदर अंदर ये पैसा आपको मिल जाएगा, बाकी आपको ये पैसा लौटाना होगा 20 ईयर्स के अंदर। ये सारी बातें यहाँ पे बताई जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये पैसा खर्चा जाएगा स्कूल एजुकेशन की तरफ, तो स्कूलिंग की तरफ यहाँ पर पैसा खर्चने के ऊपर पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है। तो ये तो मैंने आपको डायरेक्टली टू द पॉइंट और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दी है। आने वाले टाइम पर इसके ऊपर एडिटोरियल्स वगैरह पब्लिश हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस डेटा से काम नहीं चलेगा। इस डेटा के अलावा आपको यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसको कवर करना होगा। जैसे कि यहाँ पे बात की जा रही है वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक बेसिकली यहाँ पर जितने भी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं इसको लेकर अब की बार तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो वर्ल्ड बैंक क्या है इसको थोड़ा जल्दी से हम लोग कवर करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी के अंदर देखने को मिलेगा। प्लस वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था एक कॉन्फ्रेंस के थ्रू, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुआ था जुलाई 1944 के अंदर में। तो इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान यहाँ पर वर्ल्ड बैंक को बनाया गया। अब देखो पहले तो यहाँ पर 5 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया था। 5 इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जैसे IBRD हो गया, दैट इज़ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका काम क्या है, जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ होती हैं, लो इनकम कंट्रीज़ होती हैं, उनको सपोर्ट करना, उनको कुछ पैसा प्रोवाइड करवाना। फिर दूसरा इंस्टीट्यूशन बनाया गया था इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसका काम भी यही है कि जो गरीब कंट्रीज़ हैं उनको इंटरेस्ट फ्री लोन देना। तीसरा इंस्टीट्यूशन बनाया गया इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। अब इसका फोकस भी यहाँ पर यह है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनकी मदद करना ताकि वो अपने ग्रोथ को अचीव कर सकें। चौथा इंस्टीट्यूशन बनाया गया ICSID, दैट इज़ इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। अगेन इसका काम भी यही है कि इंटरेस्ट फ्री लोन्स को प्रोवाइड किया जाए गरीब देशों को। फिर उसके बाद में एक इंस्टीट्यूशन बना MIGA, दैट इज़ मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये क्या करता है, ये यहाँ पर प्रमोट करता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, यानी FDI को प्रमोट करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा तो ग्रोथ पड़ेगी। तो ये अलग अलग बॉडीज़ यहाँ पे बनाई गई थी। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक बनकर आया है वो वर्ल्ड बैंक बेसिकली 2 बॉडीज़ के मिलकर बना है। इन 5 में से ही है क्या? हाँ, इन 5 में से ही हैं। वो 2 बॉडीज़ कौन कौन सी हैं, तो वो है IBRD और IDA,
इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये दोनों मिलकर वर्ल्ड बैंक को बनाते हैं। आपसे डायरेक्टली इस प्रकार से क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है ना। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लिया, कॉन्फ्रेंस के थ्रू कौन से बना था, कब बना था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कैसे बना है, ऑलरेडी यहाँ पर इसको कवरेज मिल चुका है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट। बराबर में एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात की गई है इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से कुछ इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, कुछ ट्रेंड ये देखने को मिले कि हमारे देश में जो खासकर खेती है वो लगातार मतलब कम होती हुई नज़र आई है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट नज़र आई है, ऐसा यहाँ पर बोला गया, ठीक है ना। धान बेसिकली पैडी किसको बोलते हैं, धान को बोलते हैं। जो धान की खेती है, धान की जो ग्रोथ है, धान को या उगाना हुआ, इसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी देखने को मिली है। रीज़न यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 रीज़न बताए गए। सबसे पहली बात हम देख पाएंगे पंजाब के अंदर धान की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है, और पंजाब के अंदर एक इशू देखने को मिला, पानी की काफ़ी बड़ी कमी हो गई, वाटर स्कैरसिटी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से हम लोग आगे ग्रो नहीं कर पाए। दूसरा रीज़न सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, जिसको लेकर हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे एडिटोरियल्स भी कवर करे हैं, वो है फर्टिलाइज़र की कमी हो जाना, खाद की कमी हो जाना। खाद की कमी होने की वजह से भी यहाँ पर आप कह सकते हो एग्रीकल्चर हमारा इतना अच्छा, इतना बेहतर ग्रो नहीं किया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हुआ क्या, इंटरनेशनल लेवल पर फर्टिलाइज़र के प्राइसेस बढ़ गए। कहोगे क्यों बढ़ गए, क्या कारण था? कारण ये था कि रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर हुआ। तो अब यहाँ पर रशिया यूक्रेन का रोल क्यों आया? क्योंकि रशिया यूक्रेन ये दोनों देश ऐसे थे जो कि फर्टिलाइज़र का भी बहुत तगड़ा एक्सपोर्ट करा करते थे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में। दैट इज़ वाई यहाँ पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है इंटरनेशनल लेवल पर, और इसके दाम बढ़ जाते हैं, और इंडिया को यहाँ पे काफ़ी महंगा ख़रीदना होता है। इंडिया ने कम ख़रीदा, फर्टिलाइज़र भी कम हुआ, जिसकी वजह से अगेन इसका इम्पैक्ट हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि खेती करने के लिए हमें जो फर्टिलाइज़र, जो खाद है, उसकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होती है। आई होप आप लोगों ने इसको भी काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। तो फार्मर्स ने ज़्यादातर ब्लेम किया है किस चीज़ को लेकर कि फर्टिलाइज़र के जो दाम है वो बड़े हैं, जिसकी वजह से अब की बार की खेती यहाँ पर काफ़ी कम रह गई है। धान की खेती के अंदर 27% की गिरावट देखने को मिली है। ये तो हो गया हमारा करंट इशू। अब इसको बैकग्राउंड पोर्शन से रिलेट करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि फर्टिलाइज़र के अंदर क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिले हैं। ये आर्टिकल आपके लिए मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हमने चैलेंजेस देखे तो आपसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रशिया यूक्रेन का जो डिस्प्यूट रहा, इसके एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा इससे। तो आप लोग ध्यान में रखना, फर्टिलाइज़र चैलेंज एक सबसे बड़ा चैलेंज रहा है इंडिया के अंदर में इस पूरे के पूरे डिस्प्यूट्स के दौरान। यहाँ पे बोला गया कि देखो इंडिया कितना फर्टिलाइज़र कंज्यूम करता है, तो काफ़ी सारा। इंडिया लगभग 500 लाख मैट्रिक टन ऑफ फर्टिलाइज़र हर साल परचेज़ करता है। मतलब कि आप कह सकते हो हर साल परचेज़ कर रहे हैं पिछले 10 सालों से। लास्ट 10 ईयर्स के अंदर हम लोग आप कह सकते हो पर ईयर के हिसाब से 500 लाख मैट्रिक टन के हिसाब से फर्टिलाइज़र्स का कंजम्पशन कर रहे हैं, इतना कंज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद में हमारी सरकार जो है इस फर्टिलाइज़र के ऊपर काफ़ी सारी सब्सिडी वगैरह देती है, ये आपको पता होगा। ना जो ये फर्टिलाइज़र जो है, ये जो खाद होती है, इस खाद के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। जैसा आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। जब हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, तो एक होता है नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र। नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र के अंदर आता है MOP, दैट इज़ म्यूरेट ऑफ पोटाश, और दूसरा आता है DAP, दैट इज़ ड्राई अमोनियम फॉस्फेट। तो आगे इसको MOP और DAP बोलूँगा मैं। तो MOP DOP ये नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र है, ये थोड़ा सा महंगा होता है। अब जब महंगा होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे किसान भाई हैं वो यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, यूरिया को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो होता क्या, यहाँ पर सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए ताकि यूरिया के कंजम्पशन को कम किया जा सके। एक होता है फर्टिलाइज़र यूरिया वाला, एक होता है नॉन यूरिया वाला। तो यूरिया फर्टिलाइज़र जो है इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, और एक लिमिट से ज़्यादा यूज़ होने पर ये आप कह सकते हो खेती के लिए भी काफ़ी नुकसान है और इंसानों के लिए भी काफ़ी हद तक नुकसानदायक बन जाता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। और इंडिया का जो कंजम्पशन है फर्टिलाइज़र का वो लगातार बढ़ चुका है, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम फेस की है। जब आप लोग देखोगे साल 2018-19 में, तो हम लोगों ने लगभग 18.84 मिलियन टन के आसपास फर्टिलाइज़र को इंपोर्ट किया था। लेकिन 2020-21 के अंदर में हम लोगों ने यही इंपोर्ट को बढ़ाकर आप कह सकते हो 20.33 मिलियन टन तक पहुंचा दिया। तो काफ़ी सारा कंजम्पशन हम लोग डेली बेसिस पर कर रहे हैं इस फर्टिलाइज़र का। तो कंजम्पशन के मामले में हम लोग आगे ही थे। अब अचानक से जब विवाद आया रशिया यूक्रेन का, तो इसका इम्पैक्ट भी डायरेक्टली पड़ा। इम्पैक्ट ये पड़ा कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा थोड़ा सा डाउन होता हुआ नज़र आया। आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया है। बाकी बात करें इंडिया की, तो इंडिया
बेसिकली एक टॉप इम्पोर्टर है यूरिया का। भारत में भी बहुत सारा यूरिया इम्पोर्ट किया जाता है और ज़्यादातर जो यूरिया इम्पोर्ट किया जाता है, आप लोग कह सकते हो कि इसको हम लोग अभी करेंट टाइम पे फोकस ये कर रहे हैं कि एक लिमिटेड वे में यूज़ किया जा सके, क्योंकि यूरिया का एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल किया गया जो कि अगेन बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ठीक है ना, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। आगे आते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों को। देखो यहाँ पे बोला यह जाता है कि हम लोगों को ज़रूरत है थोड़े ज़्यादा क्वांटिटीज़ के अंदर फर्टिलाइज़र की। थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी हमारे पास हर साल अगर आती है तो इससे हम लोग यहाँ पे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को भी थोड़ा सा ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर रिक्वायरमेंट पड़ रही है कि हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा खाद चाहिए। आगे आते हैं, अब इस फर्टिलाइज़र सप्लाई के ऊपर कोविड का कोई इम्पैक्ट पड़ा है क्या? बिल्कुल। देखो, कोविड का भी एक इम्पैक्ट पड़ा, रशिया यूक्रेन का भी इम्पैक्ट पड़ा, लॉकडाउन्स के भी काफ़ी बड़े इम्पैक्ट पड़े हैं। तो लॉकडाउन जब यहाँ पे लग चुका था पेंडेमिक के टाइम पर, तो अगेन फर्टिलाइज़र का जो प्रोडक्शन, इसका इंपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब आप कह सकते हो थोड़ा थम सा गया था। इसके ऊपर एक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा। चाइना एक ऐसा देश है जो कि हम लोगों को, यानी कि इंडिया को, बहुत सारा फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट किया करता था। इनफैक्ट दुनिया भर में फर्टिलाइज़र को एक्सपोर्ट किया करता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद में चाइना ने यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट करना धीरे धीरे कम किया और एक टाइम पर पूरी तरह से रोक दिया, जिसकी वजह से डायरेक्टली अगेन इंडिया के ऊपर एक भारी इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि भारत, मैंने जैसा बताया, लंबे समय से फर्टिलाइज़र को हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, कंजम्पशन हमारा लगातार ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर एक देश से पहले हम लोग काफ़ी ज़्यादा परचेज़ कर रहे थे, अचानक से उसने यहाँ पर बेचना कम कर दिया, तो इसका इम्पैक्ट तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर दिखेगा ही ना, जो कि यहाँ पर दिखना चालू हुआ था। तो पैंडेमिक का इम्पैक्ट भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर पड़ा है, खासकर फर्टिलाइज़र सप्लाई के ऊपर पड़ा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे आते हैं उसके बाद अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट एक और छोटा सा आर्टिकल है, कल मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आपके साथ में डिस्कशन किया था। यहाँ पे चर्चा की जा रही है एमएसपी को सेटअप करने की। देखो, किसान भाइयों की मांग ये है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये दिया जाए, गारंटीड मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ पे फसलों के ऊपर प्रोवाइड किया जाए। कल भी हम लोगों ने इसी को लेकर चर्चा की थी, वही यहाँ पर मांग की गई है। इसके अंदर कुछ भी 1% भी आपको अलग से देखने को नहीं मिलेगा, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कल मैंने आप लोगों को बताया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, आपको याद होगा एक यूपीएससी का क्वेश्चन भी पूछा था, तो इसी वजह से आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना है, इसी वजह से यहाँ पर इस आर्टिकल को हाईलाइट भी किया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर टोटल कितनी क्रॉप्स को, कितनी फसलों को कवर किया गया है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग इसके बारे में बता सकते हो, और प्लस ये भी बताना मिनिमम सपोर्ट प्राइस आखिरकार है क्या। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डेफिनेटली आप लोग आंसर कर पाओगे। आगे आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। देन उसके बाद हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन को कवर करेंगे। आज हमारे पास 4-5 एडिटोरियल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द हिंदू का तो एक ही एडिटोरियल आपको देखने को मिलेगा, ये वाला, जिसको चपल मेहरा साहब ने लिखा है। ये बात करते हैं LGBTQIA कम्युनिटी को लेकर जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके बारे में, या फिर जो कम्युनिटी जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखो, होता क्या है, आप जब भी एडिटोरियल पढ़ते हो तो सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलने वाला। पढ़ने के साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स अपने पास में स्टोर करके रखना है, कुछ यहाँ पे डेटा चाहिए होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप वीडियो देख रहे हो, फिर उसके बाद तो इतना पॉसिबल तो है नहीं ना कि आप जाकर उसको पढ़ोगे भी। तो इस वजह से जितना मुझसे पॉसिबल हो पाता है मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे, जितने भी आर्टिकल आपको आप स्क्रीन पर दिखे हैं उसके नीचे जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पीडीएफ के अंदर प्रोवाइड करवा दी जाती है। आपको करना क्या है, टेलीग्राम से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, और पीडीएफ को डाउनलोड जैसे आप करोगे, तो जैसे आप अपने फ़ोन में उसको ओपन करोगे तो हो सकता है कि आपके फ़ोन में वो इन्फॉर्मेशन ओपन ना हो, क्योंकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन नीचे दिख रही है वो सब आपको इस वाले सिंबल में मिलेगी। तो इसके लिए अगेन आप लोग को एक और ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जिसका नाम है एडोब एक्रोबैट। अब एडोब एक्रोबैट के अंदर किसी का ये फिर भी ओपन नहीं होता है, तो उसके बाद आप लोग एक और ऐप डाउनलोड कर सकते हो, WPS ऑफिस करके है। तो यहाँ पे आपको ये सिंबल ओपन होता हुआ नज़र आएगा और यहीं पर आपको सारे डेटा पॉइंट, सारे नोट्स मिल जाते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग इस वाले एडिटोरियल का डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में हमारे पास आज का एक एडिटोरियल इकोनॉमिक टाइम्स का है और 3 एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस के भी हैं, तो उसको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। और फिलहाल आप कहोगे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट आज डिस्कस नहीं करेंगे क्या? डिस्कस करने के लिए यार है ही नहीं कुछ। यहाँ पर ये एक बेकार सा आर्टिकल है, कल मैंने आपको मतलब पूरा पढ़ चुका हूँ, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको पता होगा कल मैंने आपको बताया था फ्रंट पेज पर कि जो DGC है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने यहाँ पर स्पाइस जेट को एक नोटिस दिया है। स्पाइस जेट जो कि एक एयरलाइन है,
रिसेंट टाइम पे स्पाइस जेट को लेकर काफ़ी सारे विवाद देखने को मिले, यानी स्पाइस जेट के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ था, ये कराची के अंदर, पाकिस्तान के कराची के अंदर इस प्लेन को उतारा गया। क्यों? क्योंकि इसके फ्यूल टैंक के अंदर कुछ मतलब माल फंक्शन देखने को मिला, फ्यूल टैंक काम करना बंद कर दिया। तो ऐसे इश्यूज़ छोटे छोटे पहले भी बहुत सारे देखने को मिले हैं। इस वजह से बोला गया कि भाई आप जो है अपना सुधार करो। एक नोटिस यहाँ पर स्पाइस जेट को दिया गया था, लेकिन यार होता क्या है, आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे इश्यूज़ जो देखने को मिले हैं, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पीरियड दिया है अपने आप को सुधारने के लिए, और वही पूरा आर्टिकल आज टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में दे दिया है। तो एक भी शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पर मैं आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट डेटा था वो दे ही चुका हूँ। आप लोग यहाँ पे इसके ऊपर बिल्कुल भी फोकस मत करना। फिलहाल हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन से पहले आज के मेंस के क्वेश्चन को देखते हैं। आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है? तो इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी मेंस 2013 के अंदर पूछा गया था। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग सा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स? हाउ डज इट इम्पैक्ट इंडिया? ब्रीफली आउटलाइन द स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टू काउंटर दिस। आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से क्या समझते हैं, प्लस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करता है, प्लस आपको यहाँ पे बताना है कि इंडिया क्या क्या स्टेप्स उठा रहा है ताकि इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल को काउंटर किया जा सके। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन को तो समझ गए होंगे। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल मैंने काफ़ी बार आपके साथ में डिस्कस किया है। एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप लोग बहुत आराम से समझा सकते हो। तो अच्छा सा आंसर लिखना, लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, आप लोग टेलीग्राम पर आना, अगेन सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग। मेंस आंसर राइटिंग वाला आपको ग्रुप मिलेगा। जैसे आप उस पर टैप करोगे वहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, उसके नीचे कमेंट लिखा हुआ होगा। जैसे कमेंट वाले ऑप्शन पर आप टैप करोगे वो आपको दूसरे पेज पर लेकर जाएगा, और वहाँ से आप लोग आप कह सकते हो अपने आंसर्स को सेंड कर सकते हो। एक फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर देना, तो आंसर्स वहाँ पे आ जाएंगे। और एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू भी ज़रूर किया करो, क्योंकि वहाँ पे 17-18 हज़ार लोग जुड़ चुके हैं जो कि एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू भी करते हैं। जब आप लोग रिव्यू करोगे ना, तो एक और यहाँ पे जो आपकी मतलब जो ब्रेन कैपेबिलिटी है वो थोड़ी सी और ओपन होगी, सोचने की क्षमता थोड़ी सी और यहाँ पर वाइड हो रही जब एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को आप लोग रीड करोगे तो। ठीक है ना? चलो आते हैं हम लोग अपने फर्स्ट एडिटोरियल की तरफ। तो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक्सप्लेन सेक्शन पर एक आर्टिकल है। एक्सप्लेन सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर साल क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स के अंदर, मेंस के अंदर एक्सप्लेन सेक्शन से। ठीक है ना? तो इसको कवर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक ही वीडियो के अंदर मैं काफ़ी सारे सोर्सेज कवर करके दूंगा, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस खाली ध्यान से इस पूरे वीडियो को फॉलो करना, और फिर शाम को हम लोग MCQs की प्रैक्टिस किया करेंगे। शाम को MCQs की प्रैक्टिस करेंगे, और ये मॉर्निंग में हम लोग अपने ये सारे करंट अफेयर, सारे सोर्सेज से करंट अफेयर को कवर कर लेंगे। तो करंट अफेयर के लिए अब बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि देखो हुआ क्या करता था, मैं 2 वीडियोस डाला करता था। द हिंदू का मॉर्निंग में हो गया, और फिर शाम को करंट अफेयर का हो गया। वो करंट अफेयर भी मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है ना? तो अब 2 वीडियोस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है यार। एक ही वीडियो में आपका सब कुछ कवर हो जा रहा है, तो उससे क्या मतलब क्या ही बेहतर होगा। और शाम को आपको इसी करंट अफेयर की सीरीज़ के ऊपर बेस्ड आपको MCQs लगाने को मिल जाते हैं। शाम को मैंने कल MCQs प्रोवाइड करवाएं, तो उन MCQs को भी लगाना, बहुत ज़्यादा और मदद मिलेगी। ठीक है? प्रीलिम्स के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगी, मेंस के लिए भी हो जाएगी, कंटेंट भी मिल रहा है, नोट्स भी मिल रहा है, स्टैटिक पोर्शन मिल रहा है। तो करंट अफेयर की टेंशन नहीं, जिसके लिए लोग यहाँ पर 3-3 4-4 घंटे देते हैं, तो उसके लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है? यहाँ पे मैं अपनी तरफ से जितनी कोशिश होगी मैं बिल्कुल करने वाला हूँ। तो ये जो आर्टिकल ये बात करता है, व्हाट आर नायरोबी फ्लाइज, फाइल्स नहीं, नायरोबी फ्लाइज। नायरोबी फ्लाइज क्या है, क्यों है चर्चा में? देखो चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये नायरोबी फ्लाइज वाला जो केस है ये हम लोगों ने सिक्किम के अंदर देखा। सिक्किम के अंदर भी काफ़ी सारे लोग जो है नायरोबी फ्लाइज से बीमार होते हुए नज़र आए हैं। अब यूपीएससी ने पता है क्वेश्चन भी पूछा है प्रीलिम्स के अंदर, वो भी मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर यह है, क्योंकि पूरा आर्टिकल से मैंने जो इन्फॉर्मेशन वो निकाल दी है, पूरे नोट्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। कॉन्टेक्स्ट यह है कि जो नायरोबी फ्लाइज हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि जो ये फ्लाई होती है, जैसे मधुमक्खी होती है, वैसे आपको ये फ्लाई देखने को मिलेगी। अभी आपको मैं पिक्चर भी दिखाऊंगा। तो नायरोबी फ्लाई की वजह से क्या हुआ है, ईस्ट सिक्किम के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 100 जो स्टूडेंट्स हैं उनके बॉडी के अंदर स्किन इन्फेक्शंस देखने को मिले हैं। तो ये जो स्किन इन्फेक्शन है वो हुआ है ईस्ट सिक्किम के अंदर, इसकी वजह से नायरोबी फ्लाइज काफ़ी चर्चा में है। अब ये नायरोबी फ्लाई नाम क्या है, कहाँ से रिलेटेड है? नायरोबी बेसिकली एक जगह है कीनिया के अंदर में, और वहीं की ये फ्लाइज देखने को मिलती है। इसको हम लोग ड्रैगन बग्स के नाम से भी जानते हैं। तो नायरोबी फ्लाई बेसिकली क्या है, एक इंसेक्ट है, एक कीड़ा की स्पीशी देखने को मिलती है जो कि ईस्ट अफ्रीका से बिलोंग करती है। और नायरोबी फ्लाइज को ही हम लोग कीनियन फ्लाइज के नाम से जानते हैं, या ड्रैगन बग्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना?
तो छोटी छोटी यहाँ पर स्पीशी देखने को मिलती हैं। ये नायरोबी फ्लाई की 2 प्रजातियाँ होती हैं अलग अलग। दोनों प्रजातियों के नाम देखो, एक है पेड्रेसस एक्जिमिस और दूसरा है पेड्रेसस सैबेसस। तो यहाँ पर ये 2 प्रकार की प्रजातियाँ नायरोबी फ्लाइज की देखने को मिलती हैं। ये ऑरेंज और ब्लैक कलर की होती है, ज़्यादातर ऐसे एरिया में पाई जाती है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही हो। तो सिक्किम में हमने रिसेंट डेज़ में ऐसा देखा है, बारिश हुई है और सिक्किम के अंदर ये नायरोबी फ्लाइज काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई नजर आई, जिसकी वजह से यहाँ पर सिक्किम के अंदर काफ़ी सारे लोगों के स्किन के ऊपर, उनकी खाल के ऊपर एक बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिला है इस नायरोबी फ्लाइज की वजह से। चलो अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ पिक्चर के थ्रू। देखो यार, यह है नायरोबी फ्लाई, एक चींटी की तरह लग रही है, लेकिन यहाँ पर ये एक इंसेक्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जैसा आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे। कहाँ पे पाया जाता है? कीनिया के अंदर। कीनिया के अंदर नायरोबी जो जगह है वहाँ पर, ये आप देख पाओगे, कीनिया की कैपिटल एग्जैक्टली नायरोबी ये रही, ठीक है ना। अब कीनिया की लोकेशन को देख लेते हैं क्योंकि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कीनिया के ऊपर पड़ता है इथियोपिया, इधर सोमालिया, इधर इंडियन ओशन, देन इधर तांजानिया, देन इधर युगांडा और ऊपर साउथ सूडान, ठीक है ना। और आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, युगांडा, तांजानिया और कीनिया, इन तीनों के बीच में एक झील पड़ती है जिसको हम लोग लेक विक्टोरिया के नाम से जानते हैं। या फिर ये जो लेक विक्टोरिया है ये एक इंटरनेशनल बाउंड्री का काम करता है युगांडा और तांजानिया के बीच में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आप कहोगे लेक विक्टोरिया के ऊपर इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? ध्यान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि यूपीएससी ने साल 2000 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स फॉर्म एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन तांजानिया एंड युगांडा। तो इसका करेक्ट आंसर है, वो है लेक विक्टोरिया। सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा। आगे आते हैं। अब आप लोगों ने नायरोबी फ्लाइज को देख लिया, कीनिया की लोकेशन देख ली। अब इस फ्लाइज की वजह से कुछ ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं। ये फ्लाइज जो है ना, ये कीड़े जो है शरीर के ऊपर, खाल पर इस प्रकार से इम्पैक्ट डाल रहे हैं। सिक्किम के अंदर काफ़ी सारे केसेस, 100 से ज़्यादा केसेस ऐसे निकल कर आए। इसी वजह से ये नायरोबी फ्लाई जो है काफ़ी हद तक चर्चा में आई है, ठीक है। अब नायरोबी फ्लाई का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, कहाँ से आउटब्रेक हुआ, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बार यहाँ पर एक तगड़ा आउटब्रेक हुआ था नायरोबी फ्लाइज का, वो हुआ था कीनिया के अंदर में। और कीनिया के साथ साथ यहाँ पर अफ्रीका के कुछ और ईस्टर्न पार्ट्स है जहाँ पे ये नायरोबी फ्लाइज पाई जाती हैं। 1998 में ये सबसे ज़्यादा एक तरीके से इन्होंने बीमारियाँ फैलाई थी। पिछले कुछ टाइम पे आप कह सकते हो अफ्रीका के साथ साथ इंडिया, जापान, पैराग्वे जैसे देश के अंदर भी यहाँ पर ये फैलता हुआ नज़र आया है। अब क्वेश्चन ये कि सर ह्यूमंस के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो देखो, ह्यूमंस के ऊपर एक बहुत खतरनाक इम्पैक्ट पड़ता है, जैसा अभी आपने पिक्चर में देखा। क्यों? क्योंकि ये जो नायरोबी फ्लाइज है ना, ये एक एसिडिक सब्सटेंस को रिलीज़ करती हैं। एसिड अपनी बॉडी से रिलीज़ करती हैं और वो जो एसिड है वो अगर इंसान की खाल के ऊपर पड़ जाए तो इंसान की खाल जल सी जाती है, जैसा अभी आप लोगों ने पिक्चर में देखा था। नाउ ये सब्सटेंस होता क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रियल सब्सटेंस है ना, वो एग्जैक्टली है पेडरिन। पेडरिन को रिलीज़ किया जाता है इस फ्लाइज के थ्रू और इसी पेडरिन की वजह से स्किन के ऊपर इस प्रकार से छाले, लेशंस वगैरह यहाँ पर पड़ जाते हैं। छाले के साथ साथ आप लोग देख पाओगे ये जो खाल है वो थोड़ी जल सी जाती है। तो नायरोबी फ्लाइज काफ़ी चर्चा में थी। बिल्कुल शॉर्ट टर्म में मैंने, मतलब शॉर्ट टर्म क्या, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेड सेक्शन का आर्टिकल कवर कर दिया है। मज़ा आ गया। चलो आते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल की तरफ। नाउ अगला जो एडिटोरियल है ये बात करता है मेकोंग लैकांग कोऑपरेशन के बारे में, यानी म्यांमार को लेकर चर्चा करी गई है। ये रिसेंटली चर्चा में था तो इसकी वजह से इसको कवर किया गया। चलो मैं आप लोग को एक बार पिक्चर दिखाता हूँ। अरे यार, मैं आर्टिकल कट करके लेकर आया था तो ये आर्टिकल मैंने अभी लगाया नहीं है शायद। चलो PDF के अंदर दे दूंगा, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। देखो ये वाला है। अभी हम म्यांमार वाले आर्टिकल से पहले वाले आर्टिकल डिस्कस करेंगे। एक अच्छा एडिटोरियल लिखा गया है इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर। हुआ क्या है कि अभी हम लोग लगातार चर्चा ये कर रहे हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया गया, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हो चुकी है। तो सर इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? यानी चलो प्लास्टिक बैन हो गई, लेकिन इसके अलावा हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, वो भी तो इंपॉर्टेंट बात है ना, वो भी तो हमें पता होनी चाहिए। तो उसको लेकर एक अच्छा आर्टिकल लिखा गया है, इसको डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स का आपको ये आर्टिकल देखने को मिल जाता है। ये आप देखोगे इकोनॉमिक टाइम का आर्टिकल है, नीति आयोग कॉल्स फॉर वेस्ट मिनिमाइजेशन पुश। ये आपको इस आर्टिकल का साइनॉप्सिस यानी कि इसका एक ओवरव्यू देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में इसके अंदर कुछ की पॉइंट्स हैं। अब वो जो पॉइंट्स हैं वो सारे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। तो नीति आयोग ने रिसेंटली यहाँ पर एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज़ टू प्लास्टिक्स को लेकर, कि भाई प्लास्टिक तो चलो हम बैन कर रहे हैं, इसके प्रति यहाँ पर क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, क्या हम लोग प्लास्टिक की जगह पर यूज़ करेंगे। तो इसको लेकर एक रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट के अंदर और क्या बताया गया,
सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बताई जाती है, दुनिया भर में जो प्लास्टिक का प्रोडक्शन है वो आप देखोगे तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। 1950 से लेकर 2015 के बीच में जो पॉलीमर, सिंथेटिक फाइबर, इन सब चीज़ों का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक बढ़ा, 8,300 मिलियन टन्स तक यहाँ पर पहुँचा, ऐसा यहाँ पे बोला गया। अब हुआ क्या, प्लास्टिक का प्रोडक्शन बढ़ा तो इसमें से हमने कुछ ज़मीन के अंदर दफना दिया, कुछ जला दिया, और बहुत कम ही रिसाइकिल हो पाता है, यानी बहुत कम ही हम लोग इस तरीके से ट्रीट कर पाते हैं कि उससे कोई पोल्यूशन ना हो। अदरवाइज़ ज़्यादातर ज़मीन के अंदर दफना दिया, जला दिया, तो इसकी वजह से बहुत सारा पोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट के अंदर होता है, ऐसा इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने मेंशन किया। आगे आते हैं 2050 तक। देखो अगर ये प्रोडक्शन ऐसे ही चलता रहा तो इस रिपोर्ट ने बताया कि भैया 12,000 मेट्रिक टन तक हम लोग ये जो प्लास्टिक वेस्ट है वो जनरेट कर देंगे। जैसा होने वाला नहीं है क्योंकि अभी प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर अभी बैन लगाया गया, लेकिन अभी इंडिया के अंदर में। उसके बाद में आप लोग कह सकते हो कि अभी दूसरे कंट्रीज़ के अंदर बहुत कम कंट्रीज़ है जिन्होंने इसके ऊपर रोक लगाई है, बाकी काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर ये प्लास्टिक्स ऑलरेडी चल रही है, उसका प्रोडक्शन भी हो रहा है और आराम से व्यापार भी चल रहा है। इंडिया के केस के अंदर बात करें तो इंडिया जो है हर साल 3.47 मिलियन टन्स के आसपास प्लास्टिक वेस्ट को प्रोड्यूस करता है। आप कह सकते हो हर एक व्यक्ति यहाँ पर मतलब पिछले कुछ टाइम से बहुत सारा प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहा है, बट इंडिया का ओवरऑल डेटा अगर हम लोग देखें तो हर साल 3.47 मिलियन टन्स के आसपास प्लास्टिक्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो कि अपने आप में ख़तरनाक है। अब ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है भारत के अंदर, तो गोवा, दिल्ली, केरला, ये 3 एरिया आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन हो रहा है। बाकी नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, ये 3 एरिया ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पर सबसे कम वेस्ट जनरेशन आपको देखने को मिलेगा। दिक्कत यह है कि सर लेकिन फिर भी वेस्ट जनरेशन हो रहा है, और उससे ही बड़ी दिक्कत यह है कि सर इसमें से रिसाइकिल हम बहुत कम कर पा रहे हैं। बाकी सारी तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स बन रहा है हमारे लिए, बाकी सब तो यहाँ पर हमारे लिए काफ़ी ख़तरनाक बन रहा है, हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी बुरी तरह से नुकसान पहुँचा रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, प्लास्टिक्स की जगह पर हम लोग क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ग्लास यानी शीशे को इस्तेमाल कर सकते हैं। शीशा, हाँ बिल्कुल, देखो जो ग्लास है एक सेफ़ है, बिल्कुल सेफेस्ट आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इसके अंदर हम लोग लिक्विड फूड को आराम से पैकेज कर सकते हैं इस ग्लास की बॉटल्स के अंदर, तो आराम से इसकी पैकेजिंग की जा सकती है। खास बात यह है कि ग्लास को हम लोग काफ़ी बार मतलब आप कह सकते हो मल्टीपल टाइम्स रिसाइकिल कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इसको ज़मीन में डाल दोगे, इसको वापस से रिसाइकिल किया जा सकता है, और रिसाइकिल करने की जो एक्टिविटीज़ है, टेक्नोलॉजीज़ है, हमारे पास अवेलेबल हैं। तो कॉस्ट इफेक्टिव है, लंबे समय तक चलेगा, रिसाइकेबल है, रिसाइकेबल मतलब रिसाइकिल किया जा सकता है। तो इस वजह से ग्लास जो है एक इम्पॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव माना जाएगा प्लास्टिक का। दूसरी है बैगास। अब माफ़ी चाहूँगा अगर मैं इसको सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ। तो ये बैगास क्या है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो होता क्या है, आपने यहाँ पर गन्ने का जूस तो पिया होगा, तो होता क्या है, शुगर केन में से जूस को निकाल लिया गया, बाकी जो बच जाता है ऊपर का, ठीक है ना, उसी को हम लोग बैगैस बोलते हैं। तो उसी वो जो शुगर केन के ऊपर बच जाता है ना, उसी से हम लोग यहाँ पर बैगैस को बनाते हैं। तो बगास यहाँ पर बनाया जाता है, इस मेड फ्रॉम द पल्प दैट इज़ लेफ्ट ओवर व्हेन द जूस इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द शुगर केन। तो शुगर केन से एक्सट्रैक्ट करने के बाद में आप कह सकते हो कि हम लोग इस प्रकार से इस बैगेस को बनाते हैं, और फिर इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं अलग अलग चीज़ों के अंदर में। यह प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकता है, इससे प्लेट्स, कप्स वगैरह बनाई जा सकती हैं, ठीक है ना। तो फिर ये एक ऑल्टरनेटिव की तरह काम करेगा। तीसरा आता है बायोप्लास्टिक। बायोप्लास्टिक क्या होता है, जो कि प्लांट बेस्ड प्लास्टिक होता है, प्लांट से हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं उस प्लास्टिक को, ये होता है बायो बेस्ड प्लास्टिक। तो इसका यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंसर्न्स हैं। रिसेंट यहाँ पे टाइम पे कुछ रिपोर्ट्स आई है, वो ये बोलती हैं कि इसका नुकसान आपको एनवायरनमेंट के ऊपर भी देखने को मिलेगा, एनवायरनमेंट हमारा नुकसान में जाएगा। उसके साथ साथ हो सकता है कि प्लास्टिक से भी ज़्यादा खतरनाक बायो प्लास्टिक हो जाए, क्योंकि आपको यहाँ पे जब आप लोग प्लांट से प्लास्टिक्स बना रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है प्लांट्स को एक नुकसान पहुँचने वाला है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आप कह सकते हो एक कंसर्न वाली बात देखने को मिल सकती है। बाकी एक और आप कह सकते हो कि ऑल्टरनेटिव है, वो है नेचुरल टेक्सटाइल्स। जब हम लोग बात करते हैं रिप्लेस करने की, तो यहाँ पे आप कह सकते हो पॉलिस्टर, नायलॉन, जो क्लॉथिंग, ये सब देखने को मिलती है। इसके अंदर भी छोटे छोटे प्लास्टिक फाइबर्स लगे हुए होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो इसका भी एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है, वो है कॉटन, वूल। कॉटन का इस्तेमाल करो, वूल का इस्तेमाल करो, लिनन, हेम्प, इनका इस्तेमाल करो, तो आपको पॉलिस्टर, नायलॉन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
तो ये भी यहाँ पर एज अ ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल किए जा सकते हैं ताकि प्लास्टिक्स का हम लोग यूज़ ना करें। लेकिन अब इस टेक्सटाइल वाले मामले में भी कुछ कंसर्न्स देखने को मिलेंगे। कंसर्न यह है कि कॉटन के प्रोडक्शन के अंदर काफ़ी बड़ी कमी देखने को मिलती है, और जो ये प्रोडक्शन ऑफ कॉटन है ये डायरेक्टली हमारे एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो जाता है, काफ़ी खर्चा भी आता है इसके अंदर, ह्यूमंस के लिए थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये एक इशू भी आते हैं। देखो हर चीज़ में इशू होते हैं, लेकिन इशू का सोल्यूशन भी निकाला जाता है, निकाला जाएगा तो आराम से किया जा सकेगा। बट ये ऑल्टरनेटिव्स हैं प्लास्टिक्स के, इसके बारे में आपको ज़रूर से ध्यान होना चाहिए। आगे आते हैं, फिर उसके बाद में और क्या बताया गया, एक और ऑल्टरनेटिव हो सकता है रीफिल, रीयूज़ एंड बाय अनपैकेज। हम लोग को बनाना यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट यह है कि हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकें, हमें ध्यान में ये रखना है कि हम उसको बार बार यूज़ कर पाएँ, ठीक है ना, बार बार आराम से यूज़ कर पाएँ। जैसे कि फैब्रिक के बैग हो गए, कपड़े के बैग हो गए, उसको फ्रूट्स वेजिटेबल्स के लिए इस्तेमाल करो, उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आप कर सकते हो रीयूजेबल कंटेनर्स हो गए, बड़े बड़े कंटेनर्स, बॉक्सेस हो गए, उसको इस्तेमाल कर लो मीट के लिए, फ़िश के लिए, या चीज़ के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए। तो उसको हम लोग वापस से रीयूज़ तो कर पाएंगे ना, एक बार हमने यूज़ कर लिया, वापस से रीयूज़ कर सकते हैं, वापस से रीयूज़ कर सकते हैं, दोबारा दोबारा यूज़ किया जा सकता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इससे कोई फालतू का प्रोडक्शन तो नहीं होगा ना, एनवायरनमेंट के अंदर ये चीज़ें घूमती रहेंगी। फिर उसके बाद में रिफिलेबल बॉटल्स को बनाया जाए, ऐसी बॉटल जिसको हम लोग रिफ़िल कर सकें, जार्स बनाए जाएँ, ठीक है। कुछ ऐसे जार बनाए जाएँ ऑयल विनेगर के लिए, लिक्विड्स के लिए, कि जिनको वापस से रिफ़िल किया जाए। यानी आपने यहाँ पर तेल परचेज़ किया बोतल के अंदर में, या आप कर सकते हो जो विनेगर होता है, विनेगर को क्या बोलते हैं मैं भूल गया, अरे मुझे याद ही नहीं आ रहा यार, चलो कोई बात नहीं, अभी ध्यान में, मतलब हिंदी वर्ड होता नहीं है यार, कभी कभी हो जाता है, ध्यान में नहीं आ रहा, वो तो पता है, सिरका बोलते हैं शायद, हाँ है ना। चलो, तो क्या होता है कि इनको हम लोग बॉटल्स के अंदर डालते हैं, तो वो जो बॉटल्स हैं उन बॉटल्स को रीफिलेबल बॉटल्स बनाया जाए। यानी कि आप कह सकते हो कि आपका सिरका ख़त्म हुआ, तेल ख़त्म हुआ, तो उन बॉटल्स को ले जाकर दोबारा फिल करवाया जा सके, ठीक है, मतलब दोबारा कंपनी फिल कर सके। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे लानी होंगी। ये बेसिकली यहाँ पर प्लास्टिक का एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है, तो ये एक काफ़ी अच्छा स्टेप उठाया जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। बाकी अब बात करते हैं क्या क्या इनिशिएटिव्स आपको देखने को मिलते हैं प्लास्टिक्स को टैकल करने के लिए। तो सबसे पहला है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देखने को मिलेगा, पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज़ हो गए, इंडिया प्लास्टिक पैक्ट हो गया, प्रोजेक्ट रीप्लान हो गया, अनप्लास्टिक कलेक्टिव हो गया, गो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स हो गया। तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि यहाँ पर सरकार के थ्रू उठाए जाते हैं, किस चीज़ को लेकर, प्लास्टिक्स को टैकल करने को लेकर, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। तो एक अच्छा आर्टिकल था, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपसे पूछा जा सकता है प्लास्टिक्स का ऑल्टरनेटिव आखिरकार क्या हो सकते हैं, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आगे आते हैं अपने अगले एडिटोरियल पर। नेक्स्ट एडिटोरियल यहाँ पे ऑथर मेंशन करते हैं LGBTIQ कम्युनिटी के बारे में। ये जो कम्युनिटी है ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, काफ़ी सारे इश्यूज़ फेस कर रही है, उसी को लेकर डिस्कशन यहाँ पर किया गया है। अब क्या क्या यहाँ पे चर्चा की गई है उसको हम लोग एक बार देखते हैं। इस आर्टिकल को आप लोग GS पेपर 1 और 2 दोनों से रिलेट कर सकते हो। ऑथर मेंशन करते हैं कि भाई ट्रांसजेंडर को लेकर काफ़ी सारे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। ये LGBTIQ कम्युनिटी है क्या, तो बेसिकली ये है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, क्वीर कम्युनिटी देखने को मिलती है। तो आप देखोगे तो जो आज का थंबनेल है वो बेसिकली इसी आर्टिकल के बेसिस पर बनाया गया है। ऑथर मेंशन करते हैं कि LGBTIQ कम्युनिटी इंडिया के अंदर में अलग अलग प्रकार की चैलेंजेस, अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम आता है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि LGBTIQ कम्युनिटी अगर कहीं पर काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस पर उनके मतलब कहीं पर भी अगर वो काम कर रहे हैं तो उनके वर्क प्लेस पर उनके प्रति बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, जो कि अगेन यहाँ पर उनको एक नेगेटिव फीलिंग के अंदर बदल देता है। मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करने लगते हैं। आपको ही पता है कि जब एक जगह पर यहाँ पे आप काम कर रहे हो, वहाँ पे आपके प्रति एक भेदभाव किया जाए, आपको अलग से ट्रीट किया जाए, तो यहाँ पर उस व्यक्ति के अंदर फीलिंग क्या होगी वो कोई नहीं समझ सकता। वही चीज़ें यहाँ पर इस LGBTIQ कम्युनिटी के साथ में देखने को मिल रही है। सबसे प्राइमरी प्रॉब्लम। नंबर 2, इनजस्टिस। देखो हमारा संविधान बात करता है ह्यूमन राइट्स के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, सभी लोगों के पास में है, सभी लोगों के लिए यहाँ पर यह एप्लीकेबल है हमारे ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। लेकिन आप कह सकते हो कि जो LGBTIQ कम्युनिटी है इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने में हमारी सरकार डेफिनेटली फेल हो चुकी है।
इनके राइट्स को प्रोटेक्शन नहीं मिली है, इनके जो ह्यूमन राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली वॉयलेट होते हुए चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर इनको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, इसी वजह से यहाँ पर इनजस्टिस वाली प्रॉब्लम भी फेस की जा रही है। नंबर 3, हेल्थ इश्यूज़। होता क्या है, देखो LGBTI की कम्युनिटी की जब हम लोग चर्चा करते हैं, इनको प्रॉपरली हेल्थ इश्यूज़ नहीं, मतलब हेल्थ सर्विस नहीं मिल पाती है, हेल्थ सिस्टम यहाँ पर इनको सर्विसेज नहीं दे पाते हैं, वही डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, वही भेदभाव की वजह से, है ना। तो आप कह सकते हो कि इसी चक्कर में इनको यही मतलब जो हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल रही हैं, इनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है HIV का, ट्रीटमेंट सर्विसेज नहीं मिल पा रही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है LGBTI की कम्युनिटी के लिए। नंबर 4, आइसोलेशन एंड ड्रग अब्यूज़। देखो जब व्यक्ति इतनी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वर्क प्लेस में उसके प्रति डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं, सारे राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं, कोई प्रोटेक्शन दे नहीं रहा, कोई उसके साथ में है नहीं, तो व्यक्ति बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। और अकेला पड़ने के बाद में ड्रग्स की चपेट में, अल्कोहल की चपेट में वो पड़ता है, क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ इस्टीम है, वो सब यहाँ पर उनकी धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। और इसकी वजह से आप कह सकते हो ये जो लोग हैं वो ज़्यादातर ड्रग्स के प्रति, अल्कोहल के प्रति और टोबैको के प्रति एडिक्ट हो जाते हैं, ताकि अपने आप को स्ट्रेस से निकाला जा सके, अपने आप को डिस्क्रिमिनेशन से निकाला जा सके, और वही चीज़ यहाँ पर फिर इनको लेट डूबती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स करेंट टाइम पर LGBTI की कम्युनिटी फेस कर रही है। अब इस कम्युनिटी को लेकर दुनिया भर में क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे आयरलैंड एक ऐसा देश निकला जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आप कह सकते हो USA आया, USA का जो सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने भी यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया। नेपाल तक एक ऐसा देश निकल कर आया जिसने होमोसेक्सुअलिटी को लीगलाइज कर दिया था 2007 के अंदर में। तो बहुत सारे राइट्स यहाँ पे LGBTI कम्युनिटी को मिल जाते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर एक कम्युनिटी फेस कर रही है, जिसको लेकर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया, मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर ये प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और ज़्यादा यहाँ पर ये लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। तो ऐसा नहीं करना है। एट द एंड यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं कि देखो यार, इतनी सारी प्रॉब्लम्स ये लोग फेस कर रहे हैं, इनके ऊपर काफ़ी सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पड़ रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। प्लस यहाँ पर एक तरीके से एक इनजस्टिस रहेगा, जो कि यहाँ पे बिल्कुल हम लोग को आप कह सकते हो टैकल करना है, और इन लोगों के प्रति जो ये जस्टिस है उसको प्रोवाइड करवाना है। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, लोनलीनेस भी देखने को मिला, जिसकी वजह से ड्रग्स और अल्कोहल की चपेट में यहाँ पर आ जाते हैं, फिर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आगे आते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल की तरफ। तो हमने अभी 2 इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कस किए, एक हमने द हिंदू का किया। अब अगला एडिटोरियल भी हम लोग इंडियन एक्सप्रेस का ही डिस्कस करने वाले हैं। अगला एडिटोरियल जो है वो बेसिकली साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके बारे में करंट अफेयर के वीडियो मैंने चर्चा की थी, लेकिन वो इतना डिटेल में नहीं था। आज मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से यहाँ पर बताने वाला हूँ। वो यह है, व्हाट इज़ इसरोज पोएम प्लेटफॉर्म। इसरो का पोएम प्लेटफॉर्म क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे डिटेल से। एक्सप्लेन सेक्शन पर आया ये आर्टिकल, अभी तक एक्सप्लेन सेक्शन पर नहीं आया था, बट इंडियन एक्सप्रेस पर आपको पता होगा एक्सप्लेन सेक्शन पर जो आर्टिकल आ गया वो बहुत डिटेल से आता है, बहुत अच्छा सा एनालिसिस ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसरो ने अभी यहाँ पर पोएम को लॉन्च किया, तो ये पोएम प्लेटफॉर्म क्या है इसरो का, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। कॉन्टेक्स्ट क्या रहा है, तो इसरो दैट इज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो सक्सेसफुली अभी PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल को लॉन्च कर दिया है। यानी पोएम क्या है, कोई कविता की बात नहीं हो रही है, इसकी फुल फॉर्म है PSLV, P से PSLV, O से ऑर्बिटल, E से एक्सपेरिमेंटल, M से मॉड्यूल। तो इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। और पता है अभी तक यहाँ पर इसरो ने मतलब एक नया सा स्टेप उठाया है, अब भी सुनोगे ना तो मज़ा आ जाएगा कि यार क्या ही काम करके दिखा दिया। बहुत अच्छा सा यहाँ पर स्टेप उठाया गया है, इससे हम लोग को डेफिनेटली आने वाले टाइम पर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब पहली चीज़ तो हमें समझनी है कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता क्या है। उसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं, रिसेंटली आपको पता होगा इसरो ने ये जो PSLV है इसको लॉन्च किया। इसमें हम लोगों ने सिंगापुर के सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। रिसेंटली हमने सिंगापुर की 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था, ये मैंने आपको डिटेल से बताया है। ये सैटेलाइट्स के नाम दिए गए हैं, आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा, वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, बाकी कहीं नहीं पूछा जाएगा।
बाकी पोयम के यानी ये जो पोयम लॉन्च किया गया है इसका मतलब क्या है, क्या इसका यूज़ होगा, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग वेरियस आर्टिकल की तरफ से। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने सिंगापुर की 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। तो ये बेटा इसरो क्या यहाँ पे कामयाबी है, इसरो से सीखने वाली चीज़ है कि इसरो एक टाइम पर आप देखोगे इसरो के जो साइंटिस्ट हैं वो साइकिल पर रॉकेट रख के लॉन्च करते थे, और आज के टाइम पर इसरो इतना बड़ा हो चुका है कि दुनिया भर की कंट्रीज़ जो हैं इसरो से अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाती हैं। सिंगापुर जैसी कंट्री इसरो से सैटेलाइट लॉन्च करवा पाती है। क्यों? क्योंकि इसरो जो है कॉस्ट इफेक्टिव वे में यहाँ पर दुनिया भर की सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है, बराबर टक्कर देता है। और अगर वो नंबी नारायण जी वाला जो केस था वो अगर ना होता तो इसरो आज के टाइम पर और आगे होता, क्योंकि इसरो थोड़ा सा पीछे चला गया था। ये दुनिया भर की कंट्रीज़ की चाल की वजह से, अमेरिका की चाल की वजह से। अमेरिका का मतलब अमेरिका को डर था कि कहीं भारत की स्पेस एजेंसी आगे ना निकल जाए, और जो कि करंट टाइम पे अमेरिका को डेफिनेटली काफ़ी बड़ी टक्कर देती है। ठीक है ना। अब होता क्या है कि इसरो ने अभी रिसेंटली PSLV दैट इज़ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया। अब ये बेसिकली व्हीकल है जो कि सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाके लॉन्च करता है। तो इसरो ने यहाँ पे काफ़ी सारे व्हीकल्स बना रखे हैं। इसरो ने सबसे पहला व्हीकल बनाया था SLV दैट इज़ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ये सबसे पहला रॉकेट इसरो के थ्रू बनाया गया था ताकि हम लोग सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च कर सकें। SLV के बाद में दूसरा यहाँ पर इसरो ने बनाया सैटेलाइट जिसका नाम है ASLV दैट इज़ ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अब ये जो दोनों थे SLV छोटी छोटी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च किया करते थे। उसके बाद में यहाँ पर इसरो ने बनाया एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसका नाम था PSLV। अब PSLV के फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और अभी तक का इसरो का ये PSLV बेसिकली मोस्ट रिलायबल रॉकेट है, या फिर आप कह सकते हो मोस्ट विश्वसनीय रॉकेट है। इसरो बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसरो से ही PSLV से ही लॉन्च करे हैं। इनफैक्ट चंद्रयान 1 जब चांद पे पानी ढूंढा गया था 2008 में, मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट हो गया 2013 के अंदर। तो इनको ये जो 2 स्पेसक्राफ्ट हमने लॉन्च करें बेसिकली ये भी हम लोगों ने PSLV से लॉन्च किए थे। तो PSLV ने अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिशंस को लॉन्च किया है, इस वजह से PSLV काफ़ी हद तक विश्वसनीय है। और आज के टाइम पर PSLV लगातार अपग्रेड हो चुका है। PSLV के बाद में इसरो ने बनाया GSLV। तो PSLV से भी भारी है भाई GSLV। GSLV अभी तक का मोस्ट पावरफुल रॉकेट है, खासकर GSLV Mark 3 तो बहुत ज़्यादा पावरफुल रॉकेट है। इतना पावरफुल रॉकेट है कि आप समझ सकते हो कि 10,000 किलोग्राम की जो सैटेलाइट है, इमेजिन करो 10,000 किलोग्राम की सैटेलाइट अंतरिक्ष में जाके लॉन्च कर सकता है ये GSLV Mark 3। इतना ज़्यादा पावरफुल आपको ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो होता क्या है, हम लोगों को अगर कोई सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाना है, क्योंकि अर्थ पर ग्रेविटी लग रही है। ग्रेविटी अपने आप में चीज़ों को नीचे की साइड में खींच रही है। तो इसके लिए उतनी ही ताकत से हमारे रॉकेट को ऊपर जाना होता है। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे उतनी ही ताकत से रॉकेट जाएगा ऊपर, तो इसके लिए बहुत सारा फ्यूल वगैरह यहाँ पर चाहिए होता है, जो कि यहाँ पर इन रॉकेट्स के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो PSLV GSLV समझ लिया आपने। अब GSLV के बाद में इसरो ने एक और रॉकेट बनाया SSLV दैट इज़ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यानी छोटी छोटी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इस व्हीकल को बनाया गया, क्योंकि छोटी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए भी अगर हम लोग यहाँ पे बड़े बड़े अपने लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें ज़्यादा लॉस देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में इसरो का एक और सबसे बड़ा रॉकेट है, वो है रीयूजेबल रॉकेट या फ्यूचर रॉकेट, जिसको हम लोग दोबारा से रीयूज़ कर सकें। अब इसको हम लोग थोड़ा सा भी डिटेल से समझेंगे आगे। देखो अब ये PSLV GSLV मैंने आपको समझा दिया, ये PSLV हुआ, ये GSLV हुआ, GSLV Mark 3 और ज़्यादा तगड़ा हुआ। ये रॉकेट के अंदर बूस्टर्स वगैरह लगे पड़े हैं, ये भी आप लोगों ने देख लिया। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझनी होगी, बात यह है कि ये जो रॉकेट है हमारा PSLV, इसके अंदर आपको 4 स्टेजेस देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हो एक स्टेज ये हो गया, दूसरा स्टेज ये हो गया, तीसरा स्टेज ये हो गया और चौथा स्टेज ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये अलग अलग यहाँ पे 4 स्टेजेस होते हैं। अब ये जो 4 स्टेजेस हैं, इसके जो नीचे के आपको 3 स्टेज देखने को मिलेंगे, इन सब में फ्यूल भरा हुआ है, ये फ्यूल टैंकर है, ठीक है ना। और ऊपर का जो सबसे ऊपर वाला स्टेज है, इसी के अंदर सैटेलाइट रखी होती है और यही यहाँ पर सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। अब अभी के टाइम पर क्या होता है, ये रॉकेट आसमान में जाता है, अंतरिक्ष में जाता है, और अंतरिक्ष में जैसे जैसे जाता है तो जैसे जैसे ये धीरे धीरे ऊपर जाता है, इसका ये जो निचला हिस्सा है ये खुलकर गिरता रहता है। सबसे पहले जो स्टेज 1 है, स्टेज 1 के अंदर सब फ्यूल भरा हुआ है। अब रॉकेट उड़ा,
फ्यूल ख़त्म हुआ, ये टैंकर खाली हो गया, अब फालतू में वजन बढ़ रहा है, इस वजह से खुल के नीचे गिर जाता है। उसके बाद में फिर दूसरा स्टेज ऐसे ही, फ्यूल ख़त्म हुआ खुल के गिर जाता है। तीसरा फ्यूल ख़त्म हुआ खुल कर नीचे नीचे गिर जाता है। तो उसके बाद में ऊपर जाते जाते यहाँ पर थोड़ी कम पावर मतलब चाहिए होती है। तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे इस प्रकार से खुल कर सारी स्टेजेस गिर जाते हैं। मैंने आपको बताया 4 स्टेजेस होते हैं, 3 स्टेज तो गिर जाते हैं। इसको इस प्रकार से यहाँ पर छोड़ा जाता है ताकि इंडियन ओशन के अंदर या फिर किसी बंजर ज़मीन के ऊपर ये सारी के सारे स्टेजेस जाकर गिरें, ठीक है ना। तो हुआ क्या, ये 3 स्टेजेस गिर गए हैं, बाकी जो चौथा है वो यहाँ पर अंतरिक्ष में पहुँचता है, सैटेलाइट को लॉन्च करता है। अब अंतरिक्ष में पहुँचा, सैटेलाइट को लॉन्च किया, लॉन्च करने के बाद में खुद कबाड़ में तब्दील हो गया, यानी स्पेस डेब्रिस बन गया, अंतरिक्ष का कचरा बन गया। सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद वो जो हिस्सा है जिसने लॉन्च किया वो अंतरिक्ष का कचरा बन जाता है, ठीक है ना। तो इसरो का जो ये पोयम प्लेटफॉर्म है वो ये है कि अंतरिक्ष के अंदर जो कचरा बना है वो अब कचरे की तरह काम नहीं करेगा, उसका भी हम लोग यूज़ करेंगे। वही है एक पोयम प्लेटफॉर्म। अब इसके अंदर क्या मेंशन किया गया है मैं आप लोग को थोड़ा समझाता हूँ। पोयम के अंदर यहाँ पर बोला गया कि देखो ये जो आपका डेब्रिस पहुँचा, यानी कि जिसने सैटेलाइट को लॉन्च किया, सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद में यहाँ पर वो जो स्पेस जंक में तब्दील हो जाता है, यानी कि अंतरिक्ष का कचरा बन जाता है, वो अब अंतरिक्ष का कचरा नहीं होगा। वो जो फाइनल स्टेज है उसको हम लोग अब स्टेबलाइज्ड प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करेंगे। उसके अंदर कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे जो कि पृथ्वी के इधर उधर घूमेगा और जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ की वो इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुँचाएगा। ये एक बेस्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसकी टेस्टिंग पहली बार यहाँ पे इसरो ने करी है कि भाई कचरे का इस्तेमाल कर दिया है। अभी तक कोई उसका यूज़ था नहीं, सैटेलाइट को लॉन्च किया उसके बाद वो स्पेस डेब्रिस बन गया, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे वो जो स्पेस डेब्रिस बनने वाला था उसका एक अच्छा यूज़ किया जाएगा और वो बेसिकली आसपास की इन्फॉर्मेशन घूम घूम कर हमें देता रहेगा। तो ये होगा हमारे चौथे स्टेज का काम। चौथे स्टेज को हम लोग स्टेबलाइज्ड प्लेटफॉर्म के नाम से जानते हैं। तो पोयम क्या है, एक डेडिकेटेड नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा जो कि इस प्रकार से भारत की मदद करने वाला है और ये एक तरीके से आप कह सकते हो हम लोग को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाला है। यही है इसरो का पोयम प्लेटफॉर्म। आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है ना। और उसके बाद एक चीज़ और बता दूँ, अभी मैंने बोला था कि आपको रीयूजेबल रॉकेट के बारे में बताऊंगा। मैंने जैसा बोला कि रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है, अंतरिक्ष में जाने के बाद में वो यहाँ पर कचरा बन जाता है, लेकिन रीयूजेबल रॉकेट ये होगा जो कि जाएगा और वापस से नीचे आएगा, उसको हम लोग वापस से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। तो ये सारी बातें हो गई। बाकी एक और एडिटोरियल था मैकॉन्ग लकांग वाला, उसका एडिटोरियल का पोर्शन जो है मैं लेकर नहीं आया हूँ क्योंकि फिर आप सोचोगे यार कहाँ से उठा लिया है। तो उसका एडिटोरियल का जो पोर्शन है, मतलब जो पिक्चर है वो लेकर आऊँगा। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया ना इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स हैं, वैसे वो भी एडिटोरियल आपको देखने को मिलेगा। द हिंदू के अंदर कवर किया गया है, सॉरी द हिंदू कह रहा हूँ, बिजनेस लाइन के अंदर कवर किया गया है। तो वो एडिटोरियल के साथ में आपके साथ में डिस्कशन करूँगा। अभी वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुका है, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कवर की है। अब फटाफट आज की वोकैबलरीज़ को देख लेते हैं। तो आज की वोकैबलरी के अंदर सबसे पहली वोकैबलरी आती है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ या लॉन्ग लास्टिंग। दूसरा वोकैब इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट मतलब दोषी ठहराना या इंक्रिमिनेट। तीसरा वोकैब आता है अपेक्स, अपेक्स मतलब शिखर या फिर टिप। चौथा आता है कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट मतलब ओपोज या विरोध करना। पांचवा प्लॉजिबल, प्लॉजिबल मतलब वाजिब या फिर रीजनेबल, ठीक है ना। तो ये सारी वोकैब्स के बारे में ध्यान रख सकते हो। बाकी अब हम लोग चलते हैं अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन की तरफ। आज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक सेकेंड रुक जाओ, ये हो गया। तो आज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन था गुच्ची को लेकर, गुच्ची न्यूज़ में देखने को मिलता है, इसको लेकर क्या स्टेटमेंट सही है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा सी, 1 and 2 स्टेटमेंट इज़ द करेक्ट आंसर। यानी गुच्ची बेसिकली एक फंगस है और यह ग्रो होता है कुछ हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर में, तो इसका सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये गुच्ची इसलिए चर्चा में था क्योंकि इसको जीआई टैग दिया गया था। ये दुनिया का सबसे महंगा मशरूम है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के दोदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ग्रो किया जाता है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ द करेक्ट आंसर। मशरूम एक स्पीशी होती है फंगस की, प्लस ये हिमालय रीजन के अंदर उगाया गया है। तो 1 and 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ये आप लोग में ध्यान में रख सकते हो, ठीक है ना। ये चीज़ हो गई। बाकी हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को, एडिटोरियल्स को, प्लस अलग न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को, एडिटोरियल्स को डिस्कस कर लिया है। आने वाले टाइम पर और भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स में अलग अलग सोर्सेज से डिस्कस किया करूँगा और भी आर्टिकल्स ऐड किया करूँगा, जिससे कि आपको एक ओवरऑल हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि द हिंदू
इनफ नहीं है। द हिंदू के साथ साथ आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी होंगी, और भी मदद मिलेगी आपको, और भी बहुत सारी स्टैटिक पोर्शन आपको जानने को मिलेगा। वो सारी चीज़ें आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। PDF आप लोग डाउनलोड करो, वहाँ से आप लोग सारे बेनिफिट्स को उठा सकते हो। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।